नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। 2020 में एलएसी यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर गलवान में हुई झड़प के बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ पहली द्विपक्षीय वार्ता हुई। इस वार्ता के बाद प्रधानमंत्री मोदी के शब्द हैं, सीमा पर पिछले 4 वर्षों में बने मुद्दों पर बनी सहमति का हम स्वागत करते हैं। आपसी विश्वास, आपसी सम्मान और आपसी संवेदनशीलता से हमारे संबंधों का आधार बने रहना चाहिए। रूस के काजान में ब्रिक्स समिट के साइडलाइंस में मोदी जिनपिंग की इस मुलाकात को बस 2 दिनों पहले एलएसी पर 2020 से बनी हुई भारतीय चीन तनाव की स्थिति दूर करने पर सहमति बनी है। इस सहमति के बाद विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने साफ कहा था कि एलएसी पर डिसएंगेजमेंट पूरा हो गया, यानी सेनाएं आमने सामने नहीं होंगी और एलएसी पर भारत 2020 की तरह पेट्रोलिंग कर सकेगा। लेकिन एक ओर मोदी जिनपिंग की मुलाकात हुई तो उससे पहले कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने बयान जारी कर चीन संकट पर मोदी नीति को डीडीएलजे बता दिया। पहले डी का मतलब डिनाई यानी इनकार करो, दूसरे डी यानी डिस्ट्रैक्ट यानी ध्यान भटकाओ, तीसरा एल यानी लाई यानी झूठ बोलो और जे से जस्टिफाई यानी न्यायोचित ठहराओ। सवाल पब्लिक का है कि अगर जिनपिंग की जिद तोड़कर ही मोदी ने उनके साथ द्विपक्षीय वार्ता की तो क्या कांग्रेस को ये पच नहीं रहा है? यहां मैं ये भी बता दूं कि एलएसी पर पेट्रोलिंग को लेकर जिस सहमति की बात हो रही है उसमें डेप्सांग प्लेन्स और डेमचौक में भी भारत का पेट्रोलिंग अधिकार बहाल हुआ है और ये मसला 2020 के संघर्ष से पहले का है। पूर्वी लद्दाख में ज़ैंगोंग सो के क्षेत्र में गलवान संघर्ष के बाद एलएसी पर भारत और चीन के सैनिकों की मिरर डिप्लॉयमेंट हुई थी, यानी बिल्कुल युद्ध की स्थिति बन गई थी। लेकिन बीते 4 सालों में 17 राउंड की वर्किंग मैकेनिज्म की बातचीत और 21 राउंड की मिलिट्री डायलॉग के बाद डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस शुरू हुआ और भारत को पेट्रोलिंग अधिकार वापस मिले। क्या एलएसी पर शर्तों पर झुकता है चीन अगर झुकाने वाला मोदी हो? मोदी ने चीन का विस्तारवाद रोका या चीन पर मोदी के डीडीएलजे का कांग्रेस का आरोप दमदार है? सवाल पब्लिक का आज यही है। गलवान संघर्ष के बावजूद एक ओर नरेंद्र मोदी ने कूटनीति का रास्ता नहीं छोड़ा तो दूसरी ओर उन्होंने चीन की विस्तारवाद की नीति पर प्रहार करना भी जारी रखा। जुलाई 2020 में प्रधानमंत्री लद्दाख के एलएसी के दौरे पर गए थे और उन्होंने वहां कहा था कि विस्तारवाद का युग समाप्त हो चुका है, ये विकास का युग है। इतिहास गवाह है कि विस्तारवादी ताकतें या तो हार गई हैं या उन्हें पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा है। इसी महीने भारत आसियान शिखर सम्मेलन में भी नरेंद्र मोदी ने कहा था, ये समय विकासवाद का है ना कि विस्तारवाद का। दक्षिण चीन सागर में शांति और स्थिरता जरूरी है और आज एलएसी पर भारत की पेट्रोलिंग अधिकार वापस मिलने के बाद जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय वार्ता में भी सीमाओं के मसले पर मोदी का स्टैंड बहुत साफ था। सुनिए प्रधानमंत्री का ये बयान। एक्सेलेंसी, सीमा पार पिछले 4 वर्षों में उत्पन्न हुए मुद्दों पर बनी सहमति का हम स्वागत करते हैं। सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखना हमारी प्राथमिकता रहनी चाहिए। म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और म्यूचुअल सेंसिटिविटी हमारे संबंधों का आधार बने रहना चाहिए। आज इन सभी विषयों पर बात करने का अवसर मिला है। मुझे विश्वास है कि हम खुले मन से बातचीत करेंगे
और हमारी चर्चा कंस्ट्रक्टिव होगी। नरेंद्र मोदी ने शी जिनपिंग के सामने एलएसी को लेकर बनी सहमति पर सीधी बात की। जब समझौते का ऐलान हुआ तब भी स्पष्ट रूप से भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा था कि पेट्रोलिंग को लेकर 2020 की स्थिति बरकरार हुई, लेकिन चीन संकट पर मोदी नीति को डीडीएलजे कह रही कांग्रेस के सवाल जस के तस है। कांग्रेस पूछ रही है कि क्या बॉटलनेक जंक्शन से आगे तक हमारी आर्मी पेट्रोलिंग कर सकेगी? क्या डेमचौक के पेट्रोलिंग पॉइंट तक इंडियन आर्मी पहुंच जाएगी? क्या हमारी आर्मी फिंगर 3 तक सीमित रहेगी या फिंगर 8 तक जा सकेगी जैसा पहले जाया करती थी? क्या पेट्रोलिंग टीम गोगरा हॉट स्प्रिंग्स एरिया में वहां तक जा सकती है जहां पहले जाती थी? क्या भारतीय चरवाहों को पारंपरिक चारगाहों तक जाने की अनुमति मिलेगी? प्रधानमंत्री मोदी के बयान और भारत के विदेश मंत्रालय के साफ बयानों के बावजूद क्या कांग्रेस के इन सवालों को गंभीर कहा जा सकता है या ये एक अहम कूटनीतिक मोड़ पर महज राजनीति के प्रश्न? मैं यहां ये भी याद दिला दूं कि 2022 में जब अरुणाचल में भारत चीन के बीच तनाव की एक स्थिति बनी थी, तब राहुल गांधी के मुताबिक भारत के सैनिकों को पीटा गया था। सुनिए उन्होंने तब क्या कहा था। जिन्होंने 2000 स्क्वायर किलोमीटर हिंदुस्तान का उठा लिया, जिन्होंने हिंदुस्तान के 20 जवानों को शहीद किया, जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं, मैंने कहा हिंदुस्तान की प्रेस मुझसे इनके बारे में एक सवाल नहीं पूछेगी। सच था। कांग्रेस को मोदी सरकार की सैन्य नीति और विदेश नीति कभी मजबूत नहीं लगी, लेकिन मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहती हूं। 2024 की ब्रिक्स समिट में नेताओं के बीच मोदी कहां खड़े हैं और 2013 की ब्रिक्स समिट में डॉक्टर मनमोहन सिंह कहां खड़े थे। ये तस्वीरें एक दास्तान बयां करती हैं। 2024 के G7 समिट और 2010 के G20 समिट की भी तस्वीरें आपको सच्चाई समझा सकती हैं। कहां मोदी है और कहां डॉक्टर मनमोहन सिंह। 2023 में भारत में G20 समिट ने कूटनीति का एक नया फॉर्मेट ही रख दिया। 2007 में G8 समिट में मनमोहन सिंह की तस्वीर भी आप स्वयं देख लीजिए। ऐसी कई तस्वीरें आपको दिख जाएंगी जब आज के भारत का बढ़ा रुतबा आपको दिखेगा। और कहते हैं ना, अ पिक्चर स्पीक्स 1000 वर्ड्स, यानी एक तस्वीर 1000 शब्दों को बयान कर देती है। रूस में आज हुई 16वीं ब्रिक्स लीडर समिट से पहले भी कल जब मोदी और पुतिन के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई तो पुतिन ने क्या कहा था वो भी आपको सुनवाती हूं। У нас такие отношения, что я считал, что вы и так все понимаете. हमारे इतने रिश्ते हैं कि मुझे ऐसा लगा कि आपको कोई अनुवाद नहीं चाहिए। पुतिन ने ये कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके रिश्ते ऐसे हैं कि शायद किसी ट्रांसलेटर की भी जरूरत ना पड़े। ये रुतबा और ये इस तरह का बॉन्डिंग, इस तरह का कनेक्शन नजर आता है। लेकिन कांग्रेस है कि सवालों से बाज नहीं आती। तो आज सवाल पब्लिक पूछ रही है कि एलएसी पर मोदी की कूटनीति विजयी हुई तो कांग्रेस को चीन पर मोदी का डीडीएलजे क्यों दिखा? राहुल गांधी के लिए भारत के सैनिक चीन से पिटे थे, क्या इसलिए एलएसी समझौता कांग्रेस को पच नहीं रहा? क्या मोदी के लिए पुतिन के शब्द ट्रांसलेटर नहीं चाहिए कूटनीति में मोदी मैजिक का प्रमाण है? यही सवाल आज पब्लिक पूछ रही है। और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं राधिका खेड़ा, बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रही हैं। डॉक्टर अजीज खान प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। विवेक श्रीवास्तव राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ कुछ ही समय में जुड़ेंगे। मेजर गौरव आर्या रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और मेरा पहला सवाल तहसीन पूनावाला जी को जाता है, जो कांग्रेस के सपोर्टर है और कूटनीति के जानकार है। मैं पूछना चाहती हूं तहसीन पूनावाला जी आपसे, आज
शायद भारत में हर किसी को गर्व होना चाहिए कि 4 साल के स्टैंड ऑफ के बाद आज एक स्थिति आई है जहां डिप्लोमेसी बिना वॉर के, जबकि वॉर का एक मौसम सा चल रहा है, बिना वॉर के बातचीत के जरिए 17 लेवल्स ऑफ मिलिट्री कॉन्वर्सेशन, डिप्लोमेटिक कॉन्वर्सेशन, 21 लेवल्स ऑफ मिलिट्री कॉन्वर्सेशन के बाद एक ऐसा मौका मिला है कि भारत जो कुछ उसने बैकफुट पर आया था गलवान के बाद, अब वापस हासिल कर लिया है। लेकिन इसमें कांग्रेस को अब भी डीडीएलजे दिख रहा है। थैंक यू नाविका जी, आपके शो में मुझे शिरकत करने का मौका मिला। प्रथम तो मेजर गौरव आर्य जी को मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ। उनकी सर्विसेज की वजह से, इन लोगों की वजह से, इन जैसे वीर अफसरों की वजह से हम सब सुरक्षित हैं। कर्नल संतोष बाबू को नमन करते हुए, और जो हमारे 20 वहाँ पर गलवान में जो हमारे 20 वीर शहीद हुए, आपने नाविका जी का, मैं आपको पैराफ्रेज कर रहा हूँ, हम बैकफुट पे आ गए थे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आपको नाविका जी कहा था, न कोई आया था न कोई आ सका। अगर न कोई आया था न कोई आ सका तो फिर 20 राउंड ऑफ हाईएस्ट लेवल टॉक्स क्यों नहीं थे, क्यों लगे? अगर स्टेटस को एंटी अब एस्टेब्लिश हुआ है तो यानी कि कोई आया था। 20 हमारे भारतीय शहीद क्यों हुए? तो फिर प्रधानमंत्री जी ने उस वक्त आपको गलत बात क्यों बताई और देश को गुमराह क्यों किया? क्या ये सवाल उठाना ये वाजिब सवाल नहीं है? दूसरी चीज, मैं बहुत स्पेसिफिक सवाल उठाना चाहता हूं, और अगर राधिका जी इसका जवाब दे, जो अब हम देपसंग में जो हमारी 5 पेट्रोलिंग पॉइंट्स है, जो बॉटल नेक जंक्शन पे उन्होंने आर्मर्ड व्हीकल लगाए थे, जो हमारे रेडी नाला वैली से हम पेट्रोलिंग करते थे, वहां आर्मर्ड व्हीकल लगाए थे, हम उसके आगे नहीं जा सकते। क्या हम वहां अब जा सकते हैं? हाँ या ना में जवाब चाहिए यहाँ पे नहीं। दूसरी चीज, क्या हम फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग कर सकते हैं या वो बफर जोन में आ गया? तीसरी चीज, और मैं बाकी सारी चीजों को छोड़ रहा हूं। ये जो बफर जोन है, अगर ये बफर जोन है यानी कि हम अपनी क्लेम छोड़ रहे हैं हमारी टेरिटरी पे। ठीक है, वो चाइना का भी क्लेम था, तो क्या हम अपना क्लेम छोड़ रहे हैं उसके ऊपर? इसलिए हमारे 20 लोग शहीद हुए, 20 भारतीय शहीद हुए। लास्ट चीज, कैलाश हाइट्स पे हमने एडवांटेज लिया था, जो घटना घटी 2020 के 2020 के बाद, वो हाइट्स पे हमने जो एडवांटेज मिला, वो सारे एडवांटेज हमने छोड़ दिए इस निगोशिएशन के बाद। ये अगर इन बातों के क्या खुलासा राधिका जी कह दे तो मुझे लगता है कि देश के सामने क्लैरिटी आ जाएगी। राधिका खेड़ा जी, जवाब दीजिए, स्पेसिफिक जवाब। क्या नहीं मिलता जहां में पाने का हौसला होना चाहिए? क्या नहीं मिलता जहां में पाने का हौसला होना चाहिए? जुनून की जिद में बदलने वाला चाहिए। झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। आसमां को धरती पे लाने वाला चाहिए, और वो आज हम साक्षात होते देख रहे हैं। अब देखिए, कांग्रेस को तकलीफ होना तो लाजमी है। ये वो लोग हैं, ये वो राहुल गांधी है जो हमेशा से चीन के आगे भारत को झुकाना चाहते थे। इनके नाना जी की आप देख लीजिए, इनकी दादी पर नाना जी को देख लीजिए, दादी की नीति को देख लीजिए, पिताजी की नीति को देख लीजिए। लगातार 54 इयर्स जो कांग्रेस की सरकारें रही हैं देश में, उन्होंने कांग्रेस का सर, भारत का सर हमेशा चीन के आगे झुकाने का काम किया है। और फिर पीठ, और हमारे सैनिकों को तो जिस तरीके से उन्होंने अपमानित करने का काम किया, ये कहकर कि पिट के आते हैं, उससे ज्यादा हर उस शहीद का अपमान किया जो चीन के वहां पे शहीद हुए, चीन के साथ मुठभेड़ में शहीद हुए। जब ये चुपचाप बिना बताए जाके चीन के लोगों के साथ मीटिंग करते हैं, उनके साथ अलग अलग MOU साइन करते हैं, चाइनीज खाना खाने जाते हैं, और फिर इन्हीं के नेता आके, मुझे याद है रणदीप सुरजेवाला जी ने कहा था, नहीं नहीं कहीं नहीं मुलाकात हुई है, कोई खाना नहीं खाया। फिर एक फोटोग्राफ रिलीज होती है राहुल गांधी के ऑफिस से, फिर कहते हैं हाँ वो मिले थे। तो आप लोगों ने किस तरीके से देश को हमेशा से बरगलाने का काम किया, देश का सर झुकाने का काम किया, शहीदों का अपमान करने का काम किया, हर उस शहीद की आत्मा को ठेस पहुंचाने का काम किया, बैकडोर से चीन से गले मिल के, और इस हमारे को यहाँ पे झुका के वो पूरी दुनिया देख रही है। अब तकलीफ होगी क्योंकि चीन जब पीछे हट रहा है, और पूरे सिर्फ भारत में नहीं मोदी जी का डंका बज रहा है उनकी कूटनीति के चलते, और जिस तरीके से आज चीन को पीछे होना पड़ा है, तो पूरे विश्व में मोदी जी को अपलॉज मिल रहा है, पूरे विश्व में सराहना हो रही है। लेकिन फिर भी कांग्रेसी हो, लेड बाय तहसीन पूनावाला जी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, लेकिन आज फिर भी आप एक शब्द नहीं बोल पाए कि भारत आज मजबूती से आंख में आंख डाल के खड़ा है, और भारत आज मजबूती से विश्व गुरु बनने के रास्ते में जा रहा है। आपको गर्व होना चाहिए, क्योंकि तहसीन भाई, आप तो हमेशा कहते हैं इंडिया फर्स्ट, कांग्रेस बाद में, आपके लिए हमेशा हमारा देश पहले है, तो आपको पहले इस बात की सराहना करनी चाहिए थी, फिर आगे
है जाके आपको जो क्रिटिसिज्म तो तहसीन पूनावाला जी, मैं सवाल ये पूछना चाहूंगी, आप जरूर जवाब दीजिएगा, लेकिन मेरे सवाल आपसे ये हैं कि कांग्रेस की क्या हिस्ट्री रही है। सही सवाल पूछ रही है राधिका खेड़ा कि जब डेमचौक पर हमारे स्टैंड ऑफ चल रहे थे तो राहुल गांधी तो खाना खा रहे थे वो चीन के। डेमचौक नहीं था, वो डेमचौक नहीं था, बट कोई बात नहीं, आप आगे बढ़िए। कनाडा के साथ डोकलाम था, माफ कीजिएगा, डोकलाम था। डोकलाम का जब स्टैंड ऑफ चल रहा था तो वो खाना खा रहे थे राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा जी। आप कह रहे हैं कि आप भारत का सवाल मोदी से पूछेंगे। 38,000 स्क्वायर किलोमीटर ई अहमद ने 2013 में पार्लियामेंट को बताया था कि चीन ने ऑक्यूपाई कर लिया है भारत का, और ये पार्लियामेंट का स्टेटमेंट है जिसको कभी किसी ने डिनाई नहीं किया। आप आज सवाल पूछ रहे हैं उनसे जिन्होंने कई ऐसे मसलों का हल ढूंढा, कैसे? नाविका जी, आपके दर्शकों ने देखा, मैंने 2 स्पेसिफिक सवाल पूछे कि रेडी नाला वैली के वहां जहां भारत की पेट्रोलिंग होती थी बॉटल नेक तक, वहां पे आर्मर्ड व्हीकल्स आए, क्या हमारी पेट्रोलिंग आगे आएगी? इसका जवाब था राहुल गांधी चाइनीज खाना खा रहे थे। मैंने स्पेसिफिक सवाल पूछा जो हमारा क्लेम है फिंगर 8 तक पैंगोंग सो, क्या हम उसको वहां पर पेट्रोलिंग कर सकते हैं? उसका जवाब नहीं। मैं आगे की बात आपको कहता हूं, प्लीज आप इसको चेक करना, क्योंकि इंफॉर्मेशन सरकार देती नहीं। पता है क्या इसके अंदर अग्रीमेंट आया है? सरकार ने अब तक मीडिया को नहीं दिया। खाली 14 भारत के सैनिक पेट्रोल कर सकते, केवल 14, वो भी महीने में 2 बार। हमारी टेरिटरी पे चाइना बताएगा हम कितनी बार पेट्रोलिंग करेंगे। ये सच है या नहीं है नाविका जी? मैं दोबारा से कह रहा हूं। और एक चीज राधिका जी, 1967-1968 शहीद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की लीडरशिप में हमने चीन को नथुला और चोला में वॉर में हराया था। लेकिन हम पास की बात ना करें, आज की बात करें। अगर कोई आया नहीं था, कोई आ नहीं सका, तो 20 राउंड्स ऑफ टॉक किस बात के लिए हो रहा है वो बता दीजिए, और किस बात पे स्टेटस को एंटी हो रहा है? किस बात के लिए हमारे 20 भारतीय वीर शहीद हुए? हमने उनके 300 जरूर मारे होंगे, हमारे तो 20 शहीद हुए, उसका आप जवाब नहीं दे रहे हो। जो स्पेसिफिक सवाल पूछा, राहुल गांधी तो कह रहे थे कि चाइनीज हमारे जवानों को पीट रहे हैं, और आप बात कर रहे हैं कि आपको बड़ा दुख है कि हमारे जवान शहीद हुए। भाषा जो राहुल गांधी ने इस्तेमाल की, उस पर शायद माफी नहीं मांगनी चाहिए थी क्या? आपको नहीं लगता? जो हमारे 20 वीर शहीद हुए गलवान, नहीं, मैं जो सवाल पूछ रही हूं उसका आप डायरेक्ट नहीं जवाब दे रहा हूं। जो आप जवाब दे रहा हूं, बिल्कुल जवाब दे रहा हूं, उसी का जवाब दे रहा हूं। अगर शब्दों के लिए माफी मांगनी चाहिए, मैं आपके साथ हूं। जो शहीद हो इसके लिए प्रधानमंत्री जी को माफी मांगनी चाहिए, नहीं, क्योंकि उनके बाद का कोई नहीं आया था। अगर कोई नहीं आया था तो क्या कर्नल संतोष बाबू चाइनीज टेरिटरी में गए थे? मैं आपसे पूछा हूं नाविका जी। गौरव आर्या जी, शायद तहसीन पूनावाला ये बात भूल रहे हैं कि वहां बिना हथियार के जाने का जो एग्रीमेंट था वो तो कांग्रेस की सरकार ने किया था। अगर हथियार होते संतोष बाबू के पास, तो क्या आज ये स्थिति होती गलवान में जो हमें देखनी पड़ी? आज क्या समय आ नहीं गया कि इन सारी बातों का विस्तार से यहां पर डिस्कशन हो? थैंक यू नाविका, अपनी शो में बुलाने के लिए। कई सारे सवाल जो तहसीन जी ने पूछे, सच उसका तो आंसर ये है कि अभी तक चीजें खुल रही हैं, तो आई ऑल्सो हैव नॉलेज ओनली फ्रॉम द मीडिया। तो मैं बोलूं कि जी मुझे पता है, मुझे नहीं पता। दूसरी चीज ये है कि हाँ, हमने 5 अग्रीमेंट्स चाइना के साथ साइन करी थी, और 5 अग्रीमेंट्स में ये भी था कि कितने लोग पेट्रोलिंग कर सकते हैं, वक्फा क्या होगा, कौन कौन से हथियार ले जा सकते हैं, आगे तो ले ही नहीं जा सकते हथियार, और सिर्फ हथियार नहीं, आप प्रैक्टिस की फायरिंग भी नहीं कर सकते इस खास जोन में। और ये चलन मेरे टाइम पे भी था, ड्यूरिंग माय टाइम आल्सो, मतलब व्हेन आई वाज, तो ये सारी चीजें नहीं थी मेरे टाइम पे। आई वाज देयर इन 97-98 अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। लेकिन तब जो मौसम था बड़ा खुशगवार था चीनी फौजियों के साथ, तो हम लोग वेव करते थे, वो लोग भी वेव करते थे, और मतलब दूर से ही ऐसे हाथ इशारे में बातचीत हो जाती थी हमारी। तो ये सब कानून उस वक्त हमारे नहीं थे, लेकिन उस समय कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी। बाद में ये जब कानून साइन हुए हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, दीज 5 अग्रीमेंट्स, तो उसमें काफी सारी बंदिशें थी। और हाँ, ठीक कह रही हैं कि हथियार नहीं ले जा सकते थे। अगर आपकी अनुमति हो तो मैं एक चीज बताना चाहता हूँ यहाँ पे, इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट। मैं अगर नाविका जी आपकी अनुमति हो तो प्लीज गो अहेड। मैं बस 1 मिनट लूंगा। मैं पॉलिटिक्स नहीं, मैं जियो पॉलिटिक्स के बारे में बताता हूँ। हाँ ठीक है, इंडियन आर्मी का बहुत जबरदस्त रोल रहा है, और इंडियन आर्मी की जो मिरर डिप्लॉयमेंट की आपने बात करी है, एयरफोर्स का बहुत अच्छा रोल रहा है, और इंडियन नेवी के बारे में हम लोग अक्सर बात नहीं करते, बट इंडियन नेवी हैज कॉज्ड अ लॉट ऑफ स्ट्रेस टू द चाइनीज नेवी, जिस तरीके से वो लोग आगे बढ़े। एक तो ये बात है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, 2 बड़ी लड़ाइयां चल रही हैं।
एक यूक्रेन रशिया की चल रही है और एक चल रही है ईरान के प्रॉक्सीज की इजराइल के साथ। जब तक अमेरिका और पूरा वेस्ट इन दोनों लड़ाइयों की तरफ देख रहा है, फिर वो चीन की ओर नहीं देख रहा है। चाइना हैज गॉट अ फ्री रन राइट नाउ। ये जो चाइना इस वक्त प्रेशर में आ रखा है, इसमें कई सारी हमारी डिप्लोमेसी भी है, फौज भी है, सब कुछ इसमें कंट्रीब्यूट उन्होंने करा है। बट एक और बड़ा कारण मैं बताने जा रहा हूं आपको, वो ये है कि चाइना को ये बात पता है कि ये लड़ाइयां खत्म हो जाएंगी 1, 2, 3, 4, 5, 6 महीनों में ये लड़ाइयां शांत हो जाएंगी। ये हो रहा है, बैक एंड पे काम हो रहा है, ये मुझे भी पता है, आपको भी पता है। जब ये लड़ाइयां खत्म होंगी यूक्रेन रशिया की और ईरान प्रॉक्सीज और इजराइल की, देन द वर्ल्ड विल स्टार्ट लुकिंग एट चाइना एंड चाइना डज नॉट वांट अ बेलिजरेंट इंडिया एट दैट पॉइंट इन टाइम। वो चाइना के लिए बड़ा घातक होगा, चाइना की सप्लाई चेन्स के लिए। जो चाइना की सप्लाई चेन रेजिलियंस टूट सकती है, इंडिया को भी डैमेज होगा, जाहिर सी बात है दुनिया भर को डैमेज होगा। तो ये एक जियोपॉलिटिकल कारण है। और जो हमारा मिरर डिप्लॉयमेंट है, मिरर डिप्लॉयमेंट बेसिकली मींस उनका एक फौजी तो हमारा एक फौजी, उनकी एक तोप तो हमारी एक तोप, उनका एक फाइटर जेट तो हमारा एक फाइटर जेट। जो चाइना ने लगाया वो हमने वहां पे ठोक दिया लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे। चाइना हैज गॉट नो रूम टू प्ले। अब जो तहसीन जी ने सवाल पूछा कि क्या हम लोग कर पाएंगे, जो डॉक्टर जयशंकर का बयान है, मेरी नॉलेज तो वहीं तक है कि डॉक्टर जयशंकर ने बोला कि 2020 के पहले वाले जो वो चीज थी वही हो पाएगी वहां पे। सो दैट इज द ओनली इंफॉर्मेशन दैट आई एम प्रिवी टू एंड आई विल नॉट से मच मोर देन दैट। नाविका जी, मुझे इसके बारे में नॉलेज यही तो बात है, लेकिन इनको चाहिए सबूत। डॉक्टर जयशंकर कह दें तो ये नहीं मानेंगे, चीनी साइड ने अपना स्टेटमेंट दिया है तो भी ये नहीं मानेंगे। इनको हर बात पे इनको सबूत चाहिए कि बालाकोट में क्या हुआ था, इनको सबूत चाहिए कि भाई वहां। सॉरी, माफी चाहता हूँ, चाइनीज स्टेटमेंट मैंने पढ़ा, उन्होंने प्री 2020 नहीं मेंशन किया है। मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं डॉक्टर जयशंकर को बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन उन्होंने आज शी जिनपिंग के सामने नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने कहा है, उनके स्टेटमेंट में नहीं है, लिखित में ना प्राइम प्रेसिडेंट ने सामने, उनके सामने मोदी झूठ बोल रहे हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, तो सामने बाइलैटरल में अगर कहा जा रहा है तो क्या कहा जा रहा है। लेकिन डॉक्टर अजीज खान, मेरा सवाल आपसे ये है, ये चीन पे DDLJ हो रहा है, ये क्या कांग्रेस पार्टी एक अकेली पार्टी है जिसके पास ये राइट है कि वो हर मुद्दे को एक मोदी का मुद्दा बना दे, हर मुद्दे पर मोदी के पीछे पड़ जाए? अगर कुछ सही हो रहा है तो मोदी कटघरे में, अगर गलत हो रहा है तो मोदी कटघरे में। क्या ये मोदी ऑब्सेशन खत्म होना चाहिए और हमें इन विषयों को उस पर्सपेक्टिव में देखना चाहिए जिसमें अंतरराष्ट्रीय लेवल के इस तरह के समझौते, इस तरह की अंडरस्टैंडिंग्स देखी जानी चाहिए? क्या हमारे देश में पॉलिटिक्स कभी इस लाइन पर आएगी कि हम सब एक रहेंगे और दुनिया को यूनाइटेड फ्रंट दिखाएंगे, या हम हर वक्त पॉलिटिक्स करते रहेंगे, चाहे वो अंतरराष्ट्रीय मामले हो या राष्ट्रीय? देखिए नाविका जी, जब भी देश का सवाल आएगा और देश को मुत्तहिद होने की बात आएगी, और जब चाइना, पाकिस्तान या तमाम ऐसे मुल्क जो हमारे देश के दुश्मन हैं उनके सामने लड़ने की बात आएगी, तो पूरा इंडिया गठबंधन, पूरा विपक्ष हमेशा सत्ता के साथ मिलेगा और रहा है, हमेशा साथ दिया है हम लोगों ने। लेकिन अभी आप जयशंकर जी की बात कह रही थी, उनका एक स्टेटमेंट देखिए, उन्होंने कहा था मैं चीन से नहीं लड़ सकता, हम लोग नहीं लड़ सकते क्योंकि चीन का अर्थव्यवस्था हमसे बहुत बड़ा है। साहब, आप तो कहीं ना कहीं हमारे सैनिकों का और हमारे देश का मनोबल गिरा रहे हैं। और दूसरी बात, अभी किस तरह गलवान की बात हो रही थी, जब हमारा 20 जवान शहीद हुए थे, 20 जवान हमारे शहीद हुए थे, तो माननीय हमारे प्रधानमंत्री महोदय संसद में कहे साहब ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो सवाल इस बात का है कि जिस तरह माननीय मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री महोदय, ये साहब इनके जो प्रवक्ता आते हैं बड़ी बड़ी बातें उनके लिए करते हैं, इनके जो कार्यकर्ता हैं कि साहब विश्व गुरु हैं और चाइना को डरा दिया। हम वही तो कह रहे हैं कि अगर चाइना को डरा दिया तो आप जब साबरमती के तट पे आप झूला झुलाते हैं तो गलवान मिलता है, उस समय डोकलाम मिलता है, और जब आप झूला झुलाते हैं तो गलवान मिलता है, और जब गले मिलते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि तवांग मिलता है। ये क्या है? ये कौन सी विदेश नीति आपकी है? आप एक तरफ तो कह रहे हैं साहब चाइना को मैंने डरा दिया, दूसरी तरफ आपका जो पेट्रोलिंग पॉइंट 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 जो पेट्रोलिंग पॉइंट है वो चीन उसको बफर जोन बनाता है। उस वक्त कहां आप रहते हैं? तब हमारे सैनिकों का
मनोबल आपको बढ़ाना चाहिए। ऐसी स्थिति में मनोबल बढ़ाने के बजाय आप तो तमाम पता नहीं क्या क्या बड़ी बड़ी बातें करके साहब विश्व गुरु हम हैं और हम चाइना को डरा रहे हैं, हमारे लाल आंखों से डरा रहे हैं, 56 इंच का सीना। हकीकत यह है कि वो चाइना, हमारे नेताजी ने कहा था, माननीय नेताजी ने कहा था कि पाकिस्तान से भी ज्यादा खतरनाक अगर भारत के लिए कोई है तो चाइना है। चाइना आप देखिए किस तरह, आप इस बात को समझिए अजीज खान साहब, जो आप उन पैंगियांग लोगों लेक के है, साथ इंडिया गठबंधन में है जिन्होंने हिंदी चीनी भाई भाई कहा था, और उसके बाद क्या हुआ था? 1962 की वॉर नहीं हुई थी, उसका कोई प्रश्न आपको उठाते हुए मैंने सुना नहीं। मैंने नहीं सुना, आप कुछ पूछ रहे हैं लेकिन आज सारे प्रश्न आपको याद आ रहे हैं। सवाल थोड़ा बहुत फेयरनेस का भी होगा कि नहीं राधिका खेड़ा जी? नाविका जी, आयरनी डाइज अ गजिलियन डेथ्स। जब ये लोग हमसे आके सवाल करते हैं, इनके गठबंधन के साथ ही समाजवादी पार्टी के कांग्रेस पार्टी और तहसीन जी भी, अरे भाई साहब, आप लोगों ने अपने कार्यकाल में कांग्रेस की सरकारों में भारत का इतना सारा हिस्सा चीन को दे दिया। चीन के आगे आपने घुटने टेक दिए, उनको कहा हमारा हिस्सा ले लो, उनके आगे हार मान ली। उसके बाद भी राहुल गांधी, सोनिया गांधी, रॉबर्ट वाड्रा, प्रियंका गांधी के पास इतनी हिम्मत बनती है कि उन लोगों के साथ जाके खाने खाते हैं, उन लोगों के साथ एमओयू साइन करते हैं। और आज जब चीन को मजबूर होना पड़ा पीछे होने के लिए, पूरे विश्व भर में एक एग्जाम्पल सेट हो रहा है, पूरे विश्व भर में यह सामने आ रहा है कि भारत कैसे ताकत बन के खड़ा हो रहा है, कैसे चीन का सामना कर रहा है, तो इनको मिर्ची लग रही है और फिर बोलते हैं हम तो जी भारत की सरकार के साथ है। तो इस मुद्दे पे सरकार के साथ क्यों नहीं है? इस मुद्दे पे आप देश के साथ क्यों नहीं है कि जब आज देश की पावर पूरे विश्व के आगे आके खड़ी हो रही है और भारत एक विश्व में पावरफुल स्टेट के कंट्री के नाम से जाना जा रहा है, जहां एक तरफ पुतिन साहब हो, जहां एक तरफ चीन के जीपिंग हो, और वो लोग कहते हैं कि हमें ट्रांसलेटर तक की जरूरत नहीं है, आप हमारी बातें ऐसे ही समझ लेते हैं, तब भी आपको तकलीफ होती है। असल में ना मुद्दा क्या है ना कि इनकी जो नफरत है मोदी जी को लेके, इनकी जो नफरत है मोदी जी की बढ़ती लोकप्रियता को देखे, इनकी नफरत है मोदी जी की कूटनीति, जिस तरीके से भारत को विकसित बना रही है, जिस तरीके से भारत को सुपर पावर बना रही है, जिस तरीके से चीन को जवाब दे रही है, उनके आगे आगे खड़ी हो रही है, तो तकलीफ इनको मोदी जी से, और मोदी जी से इतनी नफरत है कि वो नफरत अब इनके देश की नफरत के सामने आके खड़ी होगी। वरना मुझे बताइए, ऐसा कौन सा हिंदुस्तानी होगा नाविका जी, ऐसा कौन सा देशवासी होगा जिसको आज गर्व महसूस नहीं हो रहा होगा इस कूटनीति के चलते कि बिना किसी वॉर के, बिना किसी चीज के आज चाइना को झुकना पड़ा, बात करने के लिए उनको पीछे जाना पड़ा। क्या आपको गर्व महसूस नहीं हो रहा कि आज हमारा देश इतना आगे और ऐसे स्टर्न फैसले ले पड़ा इतनी मजबूती से? जवाब दीजिए तहसीन पूनावाला, जवाब दीजिए। इस समय आप लोगों को आकाशदीप मुनि पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन तहसीन पूनावाला जी, सवाल गंभीर है। एमओयू आप साइन करते हैं, आपके जमाने में इतनी सारी जमीन दी गई और आज डीडीएलजे भी आप ही सवाल पूछ रहे हैं। ये कौन सी दोहरी राजनीति है? राधिका जी ने बोला कि आपको गर्व नहीं कि बिना किसी युद्ध के हमने ये अग्रीमेंट, हम इस अग्रीमेंट पर पहुंचे। राधिका जी भूल रही, मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, कि 20 हमारे वीर शहीद हुए, कर्नल संतोष बाबू से लेकर। क्या ये किसी अटैक से कम था? नथुला छोड़ा को तो बोल गए। जो हमारा ट्रेड डेफिसिट जब मनमोहन सिंह जी छोड़े, जो हमारा ट्रेड था चाइना का 36 बिलियन डॉलर, वो 101 बिलियन डॉलर का आज है, और ट्रेड डेफिसिट 70 बिलियन डॉलर से। चाइना, हम रशिया से तेल खरीदे चाइनीज करेंसी के अंदर, नाविका जी, चाइनीज करेंसी के अंदर हम रशिया से तेल खरीद रहे। ये हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी है चाइना के खिलाफ। और अब भी ये अग्रीमेंट हुआ, हम उस पर खुश हैं, हम भारत सरकार के साथ है, लेकिन अग्रीमेंट की डिटेल्स ना आपके पास है, ना राधिका जी के पास है, ना गौरव जी के पास है। मिलिट्री की बात करो तो जवाब आएगा बिजनेस में। आप मुझे इस बात का जवाब दे दीजिए कि डिफेंस मिनिस्टर जब ए के एंटनी थे तो उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड की रिपोर्ट जो चाइनीज अग्रेशन पर थी उसको वाटर डाउन क्यों किया? क्यों ये अहमद को कहना पड़ा पार्लियामेंट में कि 38,000 स्क्वायर किलोमीटर चीन ने ले लिया है भारत का, और ये स्थिति है। मैं पूछना चाहती हूँ, एक लाइन में उसका जवाब दे देता हूं। मैं ये भी पूछना चाहती हूँ कि ए के एंटनी ने पूरी तरह से ये पार्लियामेंट में कहा था कि हमारी ये स्ट्रैटेजी है कि हम कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर ना बनाए उस एरिया में। वो नहीं कहा था उन्होंने, यही कहा था उन्होंने ये कहा था, अगर आप मुझे अनुमति दे, लेकिन मैं अहमद साहब के भी सवाल का जवाब देना चाहता हूं। उन्होंने कहा था बहुत वर्षों तक ये हमारी स्ट्रैटेजी थी,
वो स्ट्रैटेजी हम चेंज करें। इनफैक्ट उन्होंने उदाहरण दिया, डीबीओ में हमने C-130 हर्क्यूलिस को लैंड किया, लेकिन हम उस चीज को, उसके आगे की बात करूं, 38,000 स्क्वायर किलोमीटर जो हमारा क्लेम था, हमने आज तक नहीं छोड़ा है। वो आज भी हम क्लेम करके, हमने अक्सर चीन पे क्लेम छोड़ दिया जो चाइनीज डोमिनेटेड है। आज भी हम कहते हैं चाइनीज डोमिनेटेड है, वो भारत का है। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं, जो हमारा क्लेम है, जो मैंने राधिका जी से पहले सवाल पूछा, पैंगोंग जो में हम फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग कर रहे थे, अगर आज वो बफर जोन है तो क्या हमने अपना क्लेम छोड़ दिया है? क्या हमने बफर, क्या हमने पॉइंट पर हमारा क्लेम छोड़ दिया? अगर देश के फॉरेन मिनिस्टर ये कह रहे हैं तो आपको विश्वास क्यों नहीं क्योंकि होता? प्रधानमंत्री जी ने कहा कोई आया नहीं था। अगर कोई आया नहीं था तो हमारे लोग शहीद क्यों हुए? तो प्रधानमंत्री जी ने आपको कहा, और अगर कहा है तो फिर चाइनीज स्टेटमेंट उनके स्टेटमेंट से क्यों मैच नहीं करती कि हम प्री 2020 अग्रीमेंट और पेट्रोलिंग पर जा रहे हैं? नहीं, मैं एक मिनट, चाइना ने भारत के स्टेटमेंट का विरोध भी नहीं किया, प्रधानमंत्री ने उनके सामने कहा। अब आप बाल की खाल निकालना चाहें तो आप निकाल सकते हैं, लेकिन आकाशदीप मुनि, मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहती हूं, और ये तस्वीरें बयान करती हैं कि कौन कब कहां था और आज कहां है हमारा देश। आप देखिए ये तस्वीरें G7, G8 की, ब्रिक्स की, जहां एक समय भारत एक एंड में होता था, आज बिल्कुल बीच में है। कहीं भारत बिल्कुल पीछे की लाइन पे होता था, आज बिल्कुल बीच में है। मैं पूछना चाहती हूं, ये कद भारत का कैसे बढ़ा है, ये दास्तान उसकी बताता है। क्या एक देशवासी होकर हम ये नकार सकते हैं कि भारत का कद अंतरराष्ट्रीय लेवल पर बढ़ा नहीं है मोदी के दौर में? देखिए नाविका जी, भारत का कद आज नहीं सदियों से बढ़ता आ रहा है और आगे भी बढ़ता रहेगा। ये एक इंसान का श्रेय नहीं जाता, ये पूरे भारतवासियों का श्रेय जाता है। पर मेरा सवाल बड़े क्वेश्चन पे है, बड़ा प्रश्न है कि जून 19, 2020 को हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ना कोई हमारे सीमा में घुस आया है, ना ही कोई घुस आएगा। जस्ट 4 दिन पहले, ये स्टेटमेंट के देने से 4 दिन पहले गालवान में हमारे 20 जवान शहीद हुए थे। इधर वो कहना चाह रहे कि चाइना वाले आए नहीं और ऐसे ही एग्रेशन हो गया और हमारे जवान शहीद हो गए। ये तो गलत स्टेटमेंट होगा ना। ये कैसे उन्होंने क्लीन चिट दे दी चाइना को? और ये होने के बाद क्या होता है कि हमारा ट्रेड उनके साथ, चाइना के साथ बढ़ जाता है। मैं भारतवासी होने के बुनियाद पे पूछना चाहता हूं हमारे प्रधानमंत्री जी से कि 20 जवान शहीद होने के बाद हमारा ट्रेड चाइना के साथ बढ़ा क्यों? हमारा ट्रेड डेफिसिट इतना ज्यादा क्यों है? मतलब कि हम उनसे इंपोर्ट ज्यादा करते हैं। कांग्रेस से भी जरा पूछ लीजिए, कांग्रेस से भी सवाल पूछ लीजिए, क्योंकि 2004 से 14 के बीच में जिन टेंडर्स में चीन को पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिलता था, बैंड थे, चाहे वो पावर सेक्टर हो, टेलीकॉम सेक्टर हो, आईटी सेक्टर हो, कई सेक्टर्स में बैंड थे। किसने गेट खोले थे? वो आज सवाल पूछ रहे हैं। गौरव आर्या, मैं क्या गलत कह रही हूं? नहीं नाविका जी, 2 बातें इसमें कि अक्सर सवाल पूछा जा रहा है कि ऐसा क्यों हुआ, अगर वो लोग अंदर नहीं आए तो फिर 20 हमारे जो भाई थे वो वीरगति को प्राप्त हुए। मैं आपको बताता हूँ, चाइनीज ने घुसने की कोशिश करी थी। एक यूनिट है 16 बिहार, जिसके सीओ थे कर्नल बाबू। ही वाज सीओ ऑफ 16 बिहार एंड देयर वर एलिमेंट्स ऑफ आर्टिलरी, देयर वर एलिमेंट्स ऑफ अदर सर्विसेज एंड आर्म्स आल्सो अलोंग विद हिम, बट प्राइमरी यूनिट वाज 16 बिहार। अब हुआ ये कि जब वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कोई लाइन नहीं है, ये पता ही होगा लोगों को, जैसे लाइन ऑफ कंट्रोल एक एक्चुअल लाइन है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल लाइन नहीं है, इट इज परसेप्शनल। कुछ हम समझते हैं, कुछ चाइनीज समझते हैं, कोई लाइन है नहीं, इट इज जस्ट कॉल्ड द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। अब हुआ ये है कि चाइनीज ने वहां पे अंदर आने की कोशिश करी, देवर गैदरिंग, इनको खबर मिली, 16 बिहार के कुछ एलिमेंट्स वहां पे गए, साथ में कर्नल संतोष बाबू। जब वो वहां पे गए तो इनके और चाइनीज के बीच में क्लैश हुआ, लेकिन इनको ये नहीं पता था कि चाइनीज के पीछे और लोग लेकर आए हैं। देवर हेविली आउटनंबर्ड। तो ये जो हमारे भाइयों की जानें गई हैं, जो वीरगति को प्राप्त हुए हैं, इस कारण से हुए हैं डिफेंडिंग टेरिटरी। इसका मतलब ये नहीं है कि लोग चाइनीज जो है ट्रूप्स भारत के अंदर आ गए और इतने 1000 किलोमीटर गिर लिया। दैट इज नॉट द केस। बात यह है कि हाँ, चाइनीज ने बिल्कुल अंदर आने की भरपूर कोशिश करी थी, हजारों की तादाद में कोशिश करी थी, और उन चाइनीज से लड़ते लड़ते 16 बिहार के और भी हमारे जो भाई हैं
तब उन्होंने अपनी तो जानें दी आप देश के जब लिए। ये They were trying सवाल to defend पूछते it. हैं, बार बार कहते हैं कि चीन क्या अंदर घुसा था नहीं, तो क्या आप इनकी वीरता पर सवाल उठा रहे हैं जो वहां पर उस वक्त लड़ रहे थे, जिनकी जाने गई, जो शहीद हो गए भारत माता के बच्चे? मैं ये सवाल इसलिए पूछ रही हूं तहसीन पूनावाला, क्योंकि प्रधानमंत्री को नीचा दिखाने के लिए आप बार बार कहते हैं चीन घुस गया, मोदी झूठ बोल रहे थे। उन जवानों का क्या, जिनको आप शहीद कह रहे हैं, जिनको आप कह रहे हैं कि हम सैल्यूट करते हैं, उन्होंने चीन के सैनिकों को अंदर आने से रोका। तो डॉक्टर अजीज मुझे इसका जवाब देने दीजिए। मैं सिर्फ 40 सेकंड आप मुझे 40 तो आप सेकंड उनकी तौहीन क्यों करते हैं? बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, मैं दोबारा से कर रहा हूं, उनको सलाम करता हूं। एंड मेजर गौरव आर्य जी ने बहुत अच्छा आंसर दिया, लेकिन एक चीज नाविका जी, आपके दर्शकों को सुनना जरूरी है। ये जो हजारों की तादाद में वहां पर चीन आए, 18 सैटेलाइट इमेजेस गृह मंत्री को भेजे गए थे कि वहां पे चाइनीज डिप्लॉयमेंट हो रहा। मुझे 40 सेकंड मत रोकना, क्योंकि चाइनीज उस टाइम अपना मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहा था और भारत ने उस वक्त अपना मिलिट्री एक्सरसाइज नहीं किया था लद्दाख में। वो ऑपरेशन नमस्कार कोविड को लेकर कर रहा था। उसके बावजूद आईटीबीपी की 19 रिपोर्टें गई और 18 सैटेलाइट इमेजेस के उनका डिप्लॉयमेंट हो रहा है। उसके बावजूद ये गैर लापरवाही हुई। इसके लिए जिम्मेदार इफ नॉट द प्राइम मिनिस्टर एंड होम मिनिस्टर इज डेफिनेटली एनएसए। 18 सैटेलाइट इमेजेस गई थी ये डिप्लॉयमेंट की। उसके बाद हमने मिरर टू मिरर इमेजेस डिप्लॉयमेंट की। गौरव जी बिल्कुल सही कह रहे, लेकिन यहां पर जो गलती हुई है ये हमारे से गलती हुई। मैं कर्नल संतोष बाबू जी पर सवाल नहीं उठा रहा हूं, मैं सवाल अजीत डोवल जी और एनएसए पे उठा रहा हूं कि 18 सैटेलाइट इमेजेस आए थे या नहीं आए थे। डिप्लॉयमेंट हुआ था, उनका चाइनीज एक्सरसाइज चल रहा था या नहीं चल रहा था, हमारा ऑपरेशन नमस्कार चल रहा था। यह सवाल बहुत जरूरी है। राधिका खेड़ा जवाब दे दीजिए। देखिए नाविका जी, मुझे ना समझ नहीं आ रहा है कि देखिए जो सब अब हो रहा है, चाइना डीएस्केलेट कर रहा है और जल्दी करना चाह रहा है। चाइना ईगर था बातचीत करने के लिए, चाइना अपने स्टैंड से पीछे जा रहा है। इंडिया सुपर पावर, वर्ल्ड पावर में, और इंडिया वर्ल्ड के आगे एक अच्छी पावर के तौर पे आगे आ रहा है। और हम ये इंश्योर कर रहे हैं कि हमारे आसपास के हमारे नेबर्स के साथ पीस एंड स्टेबिलिटी रहे, जो हमारे देश को आगे बढ़ने के लिए जरूरी है। और जिस हिसाब से बाकी हिस्सों में वर्ल्ड के जो नेबर्स आपस में लड़ रहे हैं और जिस तरीके से वहां पे हालात हो चुके हैं, आज भारत में ऐसे हालात नहीं है। मोदी जी इस बात को इंश्योर कर रहे हैं। तो इन सब चीजों से सबसे ज्यादा तकलीफ नाविका जी अगर किसी को होनी थी वो था पाकिस्तान। लेकिन अफसोस की बात है, हमारे देश के अंदर बैठी कांग्रेस पार्टी को पाकिस्तान से भी ज्यादा तकलीफ हो रही है कि कैसे शी जिनपिंग बातचीत करना चाह रहे हैं, बातचीत करने को उत्सुक है, कैसे चाइना डीएस्केलेट करने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक है और जल्दी से करना चाह रही है। बिल्कुल सही कहा आपने राधिका खेड़ा, और यही सवाल पब्लिक पूछ रही है। संजय मिश्रा भदोही उत्तर प्रदेश से पूछ रहे हैं, नेहरू जी ने तो भारत की जमीन को बंजर बताकर चीन को दे दिया था, आज किस आधार पर मोदी जी को सीख दे रहे हैं कांग्रेस वाले? मुकेश चौधरी का जयपुर से सवाल है, पूर्व पीएम मनमोहन सिंह जी को जब नवाज शरीफ ने देहाती औरत कहा था तो क्यों कांग्रेस पार्टी ने इसका विरोध नहीं किया? विरोध किया भी था तो मोदी जी ने, कांग्रेस इस पर क्या कहेगी? अशोक पुंडीर का यूट्यूब पर सवाल है, कांग्रेस बताए कि चीन ने मोदी के समय भारत के कौन कौन से हिस्से पर कब्जा कर लिया था। कांग्रेस ये भी बताए कि अक्सई चिन का हिस्सा जब चीन को मिला तब किसकी सरकार थी? याद होगा ना आपको। सवाल पब्लिक पूछ रही है, उनकी याददाश्त बहुत अच्छी है तहसीन भाई। आर बिश्नोई का यूट्यूब पर सवाल है, अंतरराष्ट्रीय मामलों में कांग्रेस बिना पूरी जानकारी के बयान क्यों देती है? राकेश कौशिक करनाल हरियाणा से कह रहे हैं, तहसीन जी आज तो उस एमओयू के बारे में बता ही दीजिए जो साइन हुआ था, कब तक चुप रहेंगे? बताएंगे? लास्ट वाले का जवाब दे दूं? आप बता दें। अगर मैं देश का प्रधानमंत्री या गृह मंत्री होता, मैं एमओयू निकाल देता। 11 साल से यही कहते कि एमओयू है एमओयू, तो आप निकालिए ना, आप ऑर्डर दीजिए उनको। मतलब वो ट्रांसपेरेंसी की आपको उम्मीद रहती है मोदी जी से, लेकिन ट्रांसपेरेंसी की कांग्रेस में नहीं है, ये आज आपने ऑफिशियली कह दिया। डॉक्टर अजीज खान, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, आज ये देश उस दौर से जा रहा है जहां प्रधानमंत्री रशिया में पुतिन से मिल लेते हैं, फिर जेलेंस्की से यूक्रेन में मिल लेते हैं, दोनों देशों के बीच में युद्ध चल रहा है। फिर वो मिल लेते हैं फिलिस्तीनियों से, वो नेतन्याहू से भी मिल लेते हैं इजराइल जाके, दोनों देशों में युद्ध चल रहा है। मैं पूछना चाहती हूं, ये कद पहले कब देखने को मिला था? और क्या हमें गर्व नहीं होना चाहिए कि कुछ एक पर्सनालिटी, कुछ एक थॉट प्रोसेस और कुछ भारत का जो एक कद है,
उसको लेकर जब मोदी जी जाते हैं तो वाकई कुछ अलग अलग चीजें हो रही हैं। इस बात को हम क्यों नकारना चाहते हैं? देखिए नाविका जी, जो आज दिख रहा है, हो सकता है इससे बेहतर पहले बहुत बेहतर था, लेकिन जो आज मीडिया मैनेजमेंट और इवेंट मैनेजमेंट है, जो आज है वो पहले नहीं था। इसलिए जो कुछ आज दिख रहा है वो पहले नहीं दिखता था। हां, नो डाउट कि रसा में वर्चस्व हो बढ़ गया है, यूक्रेन में है, आप देखिए, आप अभी चाइना से एक बहुत कुछ मिलने जा रहा है, बहुत क्रेडिट मिल रहा है, लेकिन बगल में नेपाल भी है, नेपाल से नहीं जम पा रहा है। एक छोटा सा मुल्क है। हकीकत यह है कि इस तरीके की वाहवाही लेना स्वयंभू विश्वगुरु, मुझे नहीं लग रहा यह बहुत मुनासिब है कि आपके पड़ोस में नेपाल है। आपकी देखिए फॉरेन पॉलिसी देखिए, और दूसरी बात आप अभी इकोनॉमिकल पॉलिसी देखिए कि चीन ने सब कुछ किया, हमारे 20 जवानों को शहीद किया, लेकिन हमारा ट्रेड देखिए, 110 बिलियन डॉलर हम इंपोर्ट करते रहे, सामान को इंपोर्ट करते रहे, और हमारा एक्सपोर्ट कितना रहा? 15 बिलियन डॉलर। आप देखिए कि हमारे देश का जो व्यापारी है, छोटा छोटा व्यापारी, किस तरह परेशान है वो ट्रेड को लेकर के। आप वहां से इंपोर्ट तो कर रहे हैं, एक्सपोर्ट के नाम पे कितना कर रहे हैं, आप इस बात को बताइए। हकीकत यह है कि आज देश में सिर्फ स्वयंभू विश्वगुरु बनने के अलावा और अपनी पीठ थपथपाने के अलावा शायद ये सरकार कुछ नहीं कर रही है। बगल में नेपाल को नहीं संभाल पा रही है, रसा और यूक्रेन को संभाल रही है, चाइना को संभाल रही है। चाइना डर गया। ये ऑटोग्राफ बाइडेन ने मांगा था या किसी और ने मांगा था? मोदी ने खुद से मांगा था। वो पापुआ न्यू गिनी के प्रेसिडेंट ने मोदी जी के पैर खुद छुए थे, या ये भी एक मीडिया मैनेजमेंट था? पुतिन जब कहते हैं हमारे बीच में ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं है, तो ये भी पुतिन को हम लोग मैनेजमेंट कर रहे हैं या मीडिया मैनेजमेंट सरकार कर रही है? क्या हो रहा है राधिका खेड़ा जी? ये ऐसा मीडिया मैनेजमेंट आप क्यों करते हैं कि पुतिन भी आपकी बात सुन लेते हैं, शी जिनपिंग भी, ऑस्ट्रेलिया भी आपकी बात सुन लेते हैं, बाइडेन भी, ऑस्ट्रेलिया आप बॉस कहता है प्रधानमंत्री को। ये सब पहले तो नहीं सुना था, आप सुन रहे हैं। सब मीडिया मैनेजमेंट आपका किया धरा। नाविका जी, यही तो मैं कह रही हूँ, इन सब चीजों से तकलीफ पाकिस्तान को होनी थी, खून के आंसू वहां से निकलने थे, लेकिन दिल फाड़ फाड़ के जो रो रहे हैं चिल्ला चिल्ला के, वो कांग्रेसी है। अच्छा, यहाँ पे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता साहब ने नेपाल की चर्चा करी। जी, वो भी बिल्कुल, वो तो ताल से ताल मिलाते ही है। अब ये लोग नेपाल की चर्चा कर रहे हैं। अरे आप भूल गए नेपाल के साथ क्या किया था कांग्रेस पार्टी ने, जब सोनिया गांधी जी को मंदिर में नहीं जाने दिया था, क्योंकि वहां पे साफ तौर से बिल्कुल स्पष्ट है कि नेपाल के उस मंदिर के अंदर सिर्फ हिंदू ही जा सकते हैं। तो क्या किया था राजीव गांधी जी ने? किस तरीके से पेट्रोल भेजना बंद कर दिया था, किस तरीके से? बस इसीलिए कि भैया तुमने मेरी बीवी को मंदिर में कैसे नहीं जाने दिया, आपको हर चीज को ताक पे रखना पड़ेगा, क्योंकि मैं हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री हूं, तो मेरी बीवी अंदर जाएगी, चाहे हिंदू धर्म का भ्रष्ट कर दिया जाए। तो आपने नेपाल के साथ अपने घर के लिए तब क्या किया था? बिकॉज भारत का सर ऊंचा हो, यही कवायद होती है इस देश के हर नागरिक की। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? भारत को कैसे नीचे खींचा जाए, इसका प्लान बन रहा है। DDLJ कहा जा रहा है। सवाल जरूर होने चाहिए, और सवाल तब आने चाहिए जब डिटेल्स प्रधानमंत्री के दौरे के बाद आकर यहां पर मांगे जाएं। लेकिन प्रधानमंत्री जब दूसरे देश में हो, तो क्या इस तरह के सवाल किसी भी विपक्षी दल को शोभा देते हैं? क्या ये हमारे देश का कद बढ़ाते हैं? क्या ये सवाल जायज है उस वक्त जब देश का प्रधानमंत्री देश का कद बढ़ा रहा हो? यही सवाल आज पब्लिक पूछ रही है, और इन सवालों के जवाब जो सुने वो आपको सही लगे या नहीं लगे, ये जरूर लिखकर भेजिएगा